हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेस गुरुकुल। दोस्तों, आज का हमारा विषय है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी थी, जिसमें हमने परमाणु के बारे में पढ़ा। परमाणु, अणु, यौगिक, मिश्रण, तत्व और संयोजकता। इन विषयों को हमने पिछली कक्षा में विस्तार से पढ़ा था, विस्तार से इनका अध्ययन किया था। परमाणु के बारे में हमने पढ़ा था कि यह एक अविभाज्य कण है, जिसे किसी पदार्थ या द्रव्य का वह अंतिम कण जिसे और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी कि अविभाज्य कण क्या है? परमाणु है। फिर हमने अणु के बारे में पढ़ा था। दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने कहा था, नमक के अंदर क्या होता है? एक अणु सोडियम का, एक अणु क्लोरीन का, तो NaCl बनता है। H2 भी एक तरह का क्या है? अणु। इसमें दो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। यौगिक में हमने पढ़ा था कि किसी भी वह द्रव्य पदार्थ जिसमें एक निश्चित अनुपात में परमाणु है वो उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। और मिश्रण में हमने पढ़ा था कि किसी भी ऐसा द्रव्य, कोई भी ऐसा द्रव्य या पदार्थ जिसमें अनिश्चित अनुपात में परमाणु या परमाणु है वो विद्यमान होते हैं या अणु विद्यमान होता है, तो वो क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। तत्व क्या होता है? तत्व के अंदर क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से ही तत्व का निर्माण होता है। जैसे लोहा है, तो लोहे के अंदर केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित है, तो वो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। अगर उसके अंदर किसी दूसरे तत्व को मिला दिया जाता है, तो वो या तो यौगिक बन जाता है या फिर मिश्रण बन जाता है। अगर उसके अंदर दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया गया है, तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। और अगर अनिश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया गया है, तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। उसके बाद में हमने 30 तक के तत्व लिखे थे और मैंने आपको याद करने के लिए कहा था, उनको याद करना है। उसके बाद में हमने संयोजकता निकालना सीखा था। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित किसी भी तत्व के द्वारा बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने या त्यागने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। तो ये हमारा बेसिक हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में। अगर आपको पिछली कक्षा इन में से किसी भी एक चीज की भी जानकारी नहीं है, तो आप पिछली कक्षा को जाकर के देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्गीकरण का मतलब होता है व्यवस्थित करना, किसी भी चीज को एक निश्चित स्थान देना, उसको उसके गुणों के आधार पर। जैसे मान लीजिए दोस्तों, हम किसी किराना की दुकान पे जाते हैं या फिर कोई और ग्रोसरी की दुकान पे जाते हैं, किसी कपड़े वाले के पास जाते हैं, तो वो सारे क्या करते हैं? अपने एक निश्चित उन्होंने आयाम बना रखे हैं, उसके अनुसार वस्तुओं को, सामान को है वो व्यवस्थित करके रखते हैं। मान लीजिए बिस्किट, आप जाकर के कहते हैं कि मेरे को बिस्किट चाहिए, तो किराना की दुकान वाला एक निश्चित जो उसका बिस्किट रखने का स्थान है वहां पे जाएगा, उसमें से एक बिस्किट निकाल के आपको दे देगा। अब बिस्किट में भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, आपको चाहिए गुड डे चाहिए, पार्ले जी चाहिए या फिर कोई दूसरा बिस्किट चाहिए, तो उनको भी वो क्या करता है? एक पार्ले जी बिस्किट को अलग रखता है, गुड डे को अलग रखता है, और दूसरे क्रैकचेक है, ओरियो है, उनको सबको एक अलग निश्चित स्थान होता है, वहां पे उनको रखता है, ताकि आपने ओरियो मांगा तो ओरियो निकाल के लाके देगा, अगर आपने पार्ले जी मांगा तो पार्ले जी निकाल के लाके देगा। तो वो उसके गुणों के आधार पर उसने उसको वहां पे व्यवस्थित किया हुआ है। और ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि किसी भी चीज को एक उसके गुणों के आधार पर रखना। कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो कपड़ों में क्या होता है? वो अलग अलग साइज के है, वो कपड़ों को अलग अलग रखता है। L साइज के, XL साइज के, बच्चों के, बूढ़ों के, जिस किस्म के आप कपड़े मांगोगे उस किस्म के कपड़े है वो वहां पे दुकान में रखते हैं। तो वैसे ही हमें तत्वों को भी व्यवस्थित करने के अलग अलग समय पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। और इसमें जो वैज्ञानिक आए उनको मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से एक बार उनके नाम बता देता हूं, ताकि आपको आगे पढ़ोगे तो उसमें आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहला जो वैज्ञानिक आया था वो आया था डोबेराइनर। डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया।
त्रिक नियम में उसने तीन तीन तत्वों के जोड़े बनाए थे। तीन तत्वों के जोड़े बना करके उसने पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ा, उसका औसत निकाला तो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आया। तो ये डोबे-रायनर का त्रिक नियम हो गया। दूसरा, डोबे-रायनर के बाद में अपने आए न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया और वो कोई संगीतज्ञ फैमिली से थे, तो उन्होंने उसके हिसाब से सारे गामा पादा निशा के हिसाब से उन्होंने कहा पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म से मेल खाते हैं। उसके बाद में आपके आगे मेंडलीफ। मेंडलीफ एक व्यवस्थित आदमी थे, उन्होंने वास्तव में तत्वों का वर्गीकरण किया और उन्होंने मेंडलीफ ने अपनी एक आवर्त सारणी बना करके, जो वैज्ञानिक थे या फिर आज जो हम पढ़ रहे हैं वो उन्हीं की देन है। मेंडलीफ के बाद में आए मोजले। मोजले ने पूरी तरह से तत्वों को व्यवस्थित करने का संपूर्ण प्रयास किया, जिसे हम आज आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में जानते हैं। लेकिन सभी वैज्ञानिकों का अपना अपना योगदान था, तो उसे हमें एक व्यवस्थित क्रम में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोबे-रायनर की। डोबे-रायनर का पूरा नाम है वुल्फगांग डोबे-रायनर, लेकिन ये एक जर्मन रसायनज्ञ थे और उन्होंने तत्वों को एक व्यवस्थित करने का सबसे पहला प्रयास किया था। तो जिसने सबसे पहला प्रयास किया उसको, उसके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला किसने प्रयास किया? डोबे-रायनर ने। डोबे-रायनर का त्रिक नियम कहेंगे हम। त्रिक नियम में क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, यानी कि आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले जो तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य दो जो परमाणु तत्व है उनके परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। ये एक तीन तत्वों का जोड़ा लिया और उन्होंने कहा, और इनका परमाणु द्रव्यमान संख्या मैं लिख देता हूं। लिथियम की होती है 6.9, सोडियम की होती है 23.0 और पोटेशियम की होती है 39.0। तो अब इन तीनों तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान के हमने बढ़ते क्रम में रख लिया है। लिथियम 6.9, सोडियम 23.0 और पोटेशियम 39.0। तो इन तीनों तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखने पर बीच वाला तत्व कौन है? सोडियम। तो बीच वाला तत्व कौन है? सोडियम, ये जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23। बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। औसत कैसे निकालते हैं दोस्तों? औसत आपको सबको पता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे औसत क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये गणित का टॉपिक हो गया, लेकिन हमें औसत का पता होना चाहिए कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियां कितनी है? 2, तो इनका योग कर दो, और टोटल संख्या कितनी है? 2, तो उनका भाग लगा दो। तो हम क्या करेंगे? 6.9 प्लस 39.0 इनको जोड़ेंगे और इसके अंदर 2 का भाग लगा देंगे। तो क्या आएगा? 9 और 0 कितने होंगे? 9 और 6 15, हासिल 1 और 3 कितने हो गए? 4। तो 45.9 ये आपके पास आंसर आया है। योग है उसमें 2 का भाग लगा दीजिए। 2 का भाग लगाएंगे तो आपके पास आएगा 22.95 तो ये लगभग बीच वाले तत्व यानी कि सोडियम के परमाणु द्रव्यमान 23 के बराबर है। तो डोबे-रायनर का त्रिक नियम क्या है? किसी तीन तत्वों के जोड़े हैं और उन तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे रखने पर या आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर, लगभग बराबर होता है। यहाँ पे लगभग याद रखना आप, लगभग बराबर होता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, लगभग बराबर होता है। तो इसे डोबे-रायनर का त्रिक नियम कहते हैं। तो डोबे-रायनर के त्रिक नियम आपको समझ में आया होगा। तीन तत्वों के जोड़े बनाओ और तीन तत्वों के जोड़े बनाने के बाद में उनको उनके आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। इसे डोबे-रायनर का त्रिक नियम कहते हैं। डोबे-रायनर ने जो त्रिक नियम बनाए, इनमें से मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। उसमें आपको बताना है कि किस पे डोबे-रायनर का त्रिक नियम लागू होता है, किस पे नहीं होता है। एक है
सोडियम, फास्फोरस और आर्सेनिक। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है 14, फास्फोरस का 31.0 और आर्सेनिक का है 74.9। तो इसमें आपको ये बताना है कि इस पे डोबेराइनर का तृतीयक नियम लागू होता है या फिर नहीं होता है। दूसरा आपका उदाहरण है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान है 35.5, ब्रोमीन का है 79.9 और आयोडीन का है 126.9। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ना है और उसमें 2 का भाग लगाना है, यानी कि औसत निकालना है। अगर बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर आता है तो उस पर डोबेराइनर का तृतीयक नियम लागू होता है, और अन्य पर जिसमें नहीं आता है उस पर ये डोबेराइनर का तृतीयक नियम लागू नहीं होता है। दोस्तों, डोबेराइनर ने तृतीयक नियम दिया, उसकी कुछ कमियां थी। इसमें सबसे पहली कमी यही थी कि यह केवल 3 तत्वों के जोड़े ही बना पाया था, बाकी तत्वों के जोड़े नहीं बन पाए थे। और 3 तत्वों के जोड़े कौन से थे? सबसे पहला तो हमने पढ़ा था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, पहला। दूसरा इसने क्या किया, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और ब्रोमीन, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम का, और तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 तत्वों के जोड़े ही बना पाया था। ये डोबेराइनर के तृतीयक नियम की कमी थी। अब डोबेराइनर ने अपना बता दिया, तो उसके बाद में डोबेराइनर का नियम है वो सभी तत्वों पे लागू नहीं हो पाया। तो उसके बाद में एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना जो सिद्धांत दिया उसे कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड किसी संगीतकार फैमिली से थे, यानी कि संगीतज्ञ थे ये कह सकते हैं हम, क्योंकि उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो संगीत के जो अपना सिद्धांत है उस पर निर्भर करता है। जैसे संगीत में स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नि सा, वैसे ही इन्होंने कहा कि जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा में क्या होता है, सा से शुरू होता है और सा पे ही खत्म होता है, यानी कि पहला और 8वां के गुण है वो मेल खाते हैं, यानी कि सा के बाद में वापस क्या आता है, सा आता है। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि किसी भी तत्व से आप शुरू कीजिए, पहले तत्व के गुणधर्म है वो 8वें तत्व के गुणधर्म से, उसके बाद में आने वाले 8वें तत्व के गुणधर्म से मेल खाएंगे। मतलब किसी भी हम तत्वों को अगर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, किसके आरोही क्रम में, डोबेराइनर ने जैसे रखा था वैसे ही परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, तो पहले तत्व के गुणधर्म में रखने पर पहले तत्व के गुणधर्म उसके बाद में आने वाले 8वें तत्व के गुणधर्म से क्या कहेंगे, मेल खाते हैं। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। अब यह जो सिद्धांत है वो कुछ तत्वों पे लागू हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। अब जैसे मान लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पे इसने कहा कि जैसे लिथियम से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हमने पहली कक्षा में पढ़े थे, 1 से लेकर 30 तक के तत्व है, उनमें आपको ये सारे याद होने चाहिए। तो आपको पता है लिथियम कितने नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे, और उसके बाद में 11 नंबर पे आता है सोडियम। तो इन दोनों के बीच में 8 का अंतर है, तो लिथियम के गुणधर्म है वो सोडियम से मेल खाते हैं। वैसे ही मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम आता है 4 नंबर पे, उसके बाद में आता है बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, और मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे। तो मैग्नीशियम के गुणधर्म है वो बेरिलियम से क्या खाते हैं, मेल खाते हैं। तो न्यूलैंड ने कहा कि किसी भी तत्व से शुरू करने पर पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म से मेल खाते हैं, इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की भी क्या थी, कुछ कमियां थी। अब वो कमियां क्या थी वो देखते हैं। भाई अपना सीधा सिंपल सा नियम है कि पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म से मेल खाते हैं, यह है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। अब इसकी कमियां पढ़ लेते हैं। कमियां किसकी, अष्टक सिद्धांत की। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए इसको, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियां। पहली कमी क्या थी, पहली कमी यह थी कि यह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, यानी कि यह केवल हल्के तत्वों पर ही लागू होता है। तो हल्के तत्व का तात्पर्य क्या हो गया,
कि जो कम परमाणु क्रमांक वाले या कम परमाणु द्रव्यमान वाली संख्या वहां तक ही लागू होता है। तो और कैल्शियम के बाद में ये नियम लागू नहीं होता है। तो कैल्शियम कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 20 नंबर पे, परमाणु क्रमांक के हिसाब से 20 नंबर पे आता है। तो कैल्शियम तक हम जाते हैं वहां तक तो ये नियम लागू हो जाता है, कैल्शियम के बाद में ये नियम लागू होना काम नहीं करता है। तो ये पहली कमी होगी, यानी कि ये अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर लागू होता है और कैल्शियम के बाद में प्रत्येक पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म से मेल नहीं खाते, यानी कि पहला तत्व आठवें तत्व से मेल नहीं खाता है, ये नियम लागू नहीं होता है। कैल्शियम के बाद में ये नियम लागू नहीं होता है। दूसरी कमी ये थी कि न्यूलैंड ने कहा कि न्यूलैंड के समय में केवल 56 तत्व ज्ञात थे, 56 तत्व ज्ञात थे। तो न्यूलैंड ने कहा कि बस 56 ही तत्व ज्ञात होंगे, इसके बाद में और आगे तत्वों की खोज नहीं होगी। लेकिन वर्तमान में कितने तत्वों की खोज हो चुकी है दोस्तों? 118 तत्वों की अभी तक खोज हो चुकी है, 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो ये दूसरी कमी होगी कि अपने आप को सर्वेसर्वा मान लिया और उन्होंने कहा कि अब तक जितने ज्ञात है इतने ज्ञात होंगे, इससे आगे और ज्यादा ज्ञात नहीं कर सकेंगे और तत्व नहीं ढूंढ पाएंगे। तीसरी कमी क्या थी दोस्तों? तीसरी कमी क्या थी कि इसने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया और असमान गुणधर्म वाले तत्वों को पास पास रख दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर कोबाल्ट और निकल को इसने क्या रख दिया? कोबाल्ट और निकल को साथ साथ रख दिया, जबकि इनके गुणधर्म है वो मेल नहीं खाते हैं। और फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये जो तत्व है इनके गुणधर्म मेल खाते हैं, तो इनको इसने क्या कर दिया? अलग अलग रख दिया। तो ये इसकी तीसरी कमी थी कि इसने समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रख दिया और असमान गुणों वाले तत्वों को पास पास रख दिया। तो ये न्यूटन के अष्टक नियम की तीसरी कमी। चौथी कमी यह है इसकी कि यह सिद्धांत है वो उत्कृष्ट गैसों पर लागू नहीं होता है। उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती है दोस्तों? जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, रेडोन है, ये क्या कहलाती है? उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं। तो इन पर ये लागू नहीं होता है। तो सीधी सीधी बात है कि उत्कृष्ट गैस की जैसे खोज हुई, ये सिद्धांत है क्या हो गया था? इररिलेवेंट हो गया था। तो दोस्तों ये बात हो गई अपने न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की और डोबे-राइनर के त्रिक नियम की। डोबे-राइनर का त्रिक नियम क्या है? तीन तत्वों के जोड़े बनाओ और उनको उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर पहले तत्व के गुण बीच वाले तत्व के गुणधर्म पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। पहले तत्व और बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमियां क्या थी? डोबे-राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। डोबे-राइनर के त्रिक नियम की कमी क्या थी? पहली कमी यह थी कि यह केवल तीन तत्वों के केवल 3 ही जोड़े बना पाया था, उसके बाद में नियम है वो लागू और जोड़े नहीं बना पाया, तो ये सभी तत्वों पर लागू नहीं हुआ। उसके बाद न्यूलैंड का अष्टक नियम सीधा सिंपल सा है कि किसी भी तत्व से शुरू करने पर पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म से मेल खाते हैं। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कमी क्या थी कि यह केवल कैल्शियम तक के तत्वों पर ही लागू होता है, यानी कि यह केवल हल्के तत्वों पर लागू होता है। कैल्शियम के बाद में पहले तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म से मेल नहीं खाते हैं। दूसरी कमी यह थी कि न्यूलैंड ने कहा कि 56 ही तत्व ज्ञात होंगे, जबकि बाद में 118 तत्व के तत्वों की खोज हो चुकी है। तीसरी कमी यह थी कि इसने समान गुणधर्म वालों को साथ साथ समान गुणधर्म वालों को अलग अलग और असमान गुणधर्म वाले तत्वों को साथ साथ रख दिया। जैसे कोबाल्ट और निकल इनको साथ साथ रख दिया, असमान गुणधर्म वाले थे, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को इनको अलग अलग रख दिया। तो ये भी इसकी एक कमी थी। चौथी कमी थी कि उत्कृष्ट गैसों पर यह नियम लागू नहीं होता है, यानी कि उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद में ये पूरी तरह से इररिलेवेंट हो गया था। तो ये थी डोबे-राइनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का संपूर्ण वर्णन। अब हम नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी जिसने हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का रीढ़ की हड्डी यही थी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी।
तो हमारी नेक्स्ट कक्षा का मेन टॉपिक क्या होगा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और मेंडलीफ का आवर्त सिद्धांत। तो इसके बारे में हम अब अगली कक्षा में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको विज्ञान विषय को विस्तार से पढ़ना है, बिना किसी शॉर्ट तरीके के अपनाए और व्यवस्थित तरीके से समझना है, तो आप इस अपने चैनल एक्सेस गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, औरों तक भी पहुंचाइए, आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जब इस चैनल से विज्ञान विषय को या किसी भी विषय को पढ़ेंगे तो आपकी किसी विषय के संबंध में जो समझ है वो क्या होगी, गहरी होगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।